हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का हम सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और आपका पहला पॉइंट जो है क्या है, वो है चतुर्थांश। ठीक है। तो चतुर्थांश का जो चित्र होता है किस रूप का होता है, सबसे पहले उसे हम बना देते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है। तो चतुर्थांश कैसा होता है, देखिए पहले तो आपका एक रेखा होता है। ठीक है। यहाँ पर एक रेखा हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद इसके बीचों बीच, हम बीचों बीच यही ले लेते हैं, यही बीचों बीच होगा आपका ना। ठीक है। यानी इसके बीचों बीच इधर भी। ठीक है। और दिखाई दे रहा है आपको इधर भी, कोई दिक्कत नहीं ना। यह आपका अभी तो नहीं चतुर्थांश हुआ, 1 सेकेंड। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ से, अब क्या देखिए, यह आपका यक्ष अक्ष होता है। क्या होता है? यक्ष। इधर यक्ष होता है, इधर यक्ष डैश होता है। ठीक है। और इधर वाई होता है। ठीक है। और इधर वाई डैश होता है। ठीक है। लेकिन क्यों यक्ष अक्ष, इधर देखिए, ये जो रेखा होता है ये आपका यक्ष अक्ष होता है, और ये जो रेखा होता है ये आपका वाई अक्ष होता है। बट क्यों इधर यक्ष डैश होता है, इधर यक्ष होता है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश क्यों होता है? तो देखिए, और यह जो आपका यक्ष अक्ष और वाई अक्ष से जो कटता है, जहां पर बीच में कटता है दोनों रेखा, तो यह आपका जो होता है मूल बिंदु होता है। इसको हम ओ से प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, इसको समझ जाइएगा, ये आपका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। ठीक है। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का। ठीक है गाइस, समझ गए? अब देखिए, आप समझिए, आपका ये जो होता है क्या होता है, ये आपका यक्ष अक्ष की ओर, इधर जो यक्ष और इधर क्या बनता है आपका, ये प्लस में सब बनता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका, यहाँ मान लीजिए आपका बनेगा 1। ठीक। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 5 ही तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1। ठीक। यहाँ पर -2 बनेगा। ठीक। यहाँ पर -3 बनेगा। यहाँ पर देखिए माइनस जो है 4, यहाँ पर -5, इधर एक्स डैश की तरफ माइनस में बनता है। ठीक है। और देखिए वाई के तरफ क्या बनता है, वाई के तरफ हम आपका 1 बनेगा, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर, इधर जो वाई डैश है, इधर क्या होगा आपका, माइनस में होगा। यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -3, और यहाँ पर -4, और यहाँ पर -5 हम ले लेते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से जो होता है, ये आपका जो होता है, ये वाला, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। इसको आप प्रथम पाद भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रथम पाद कहिए या प्रथम चतुर्थांश कहिए। और जो ए होता है, ठीक है, यहाँ जो ये तो आपका ए हो गया, अब ये आपका ए हो गया। ठीक है। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है। क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश कहिए, आप द्वितीय पाद कहिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो ए होता है, ये वाला जहां पर मूल बिंदु खींच कर लाए, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है। क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है। और ये जो होता है आपका चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थांश। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। समझ गए आप सब ना? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कौन सा होता है आप समझ गए। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं समझा है कि किसमें जो है प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है।
चिन्ह जो होता है क्या होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में पहले x अक्ष को लिखते हैं। देखिए प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष है, फिर y अक्ष है, तो x अक्ष का जो ये सब अंक है आपका है, अक्ष का जो ये अंक है सब क्या है, प्लस में है, तो प्लस कामा, फिर y अक्ष अंक पढ़ रहा है ये भी क्या है, प्लस में, प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। वैसे द्वितीय चतुर्थांश में देखिए क्या क्या मिल रहा है आपका, यक्स अक्ष ए मिल रहा है और वाई अक्ष ए मिल रहा है द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो यक्स अक्ष को पहले लिखते हैं, तो यक्स अक्ष हमारा माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और वाई अक्ष जो है प्लस में है, कामा हम प्लस में लिखते हैं। ये किसमें, यानी द्वितीय चतुर्थांश में हमारा माइनस कामा प्लस मिल रहा है, ठीक है। अब चतुर्थांश में देखिए यक्स अक्ष माइनस में और वाई अक्ष भी माइनस में, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कामा माइनस, ठीक है। और चतुर्थांश में देखिए यक्स अक्ष और वाई अक्ष ये है, ठीक है। यक्स अक्ष आपका जो है प्लस में है तो प्लस कामा, वाई अक्ष जो है माइनस में है, माइनस, सॉरी माइनस करेंगे ना, वाई नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये माइनस कर दीजिएगा, नहीं समझ पाएंगे तो इसको काट दीजिए, प्लस कामा माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। चतुर्थांश में तो आप समझ गए, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। तो इसका जो है आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि -4, 5 किस चतुर्थांश में है। यह पूछ सकता है कि -4, 5 किस चतुर्थांश में है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो हम हल करते हैं, ये जो -4 है, -4 और -5 जो है, इसको अंक को हम नहीं लेकर चलेंगे, बिल्कुल नहीं, हमको इसका चिन्ह लेकर चलना है। यहाँ पर तो माइनस में 4 दिया है और ये आपका 5 जो है प्लस में है, तो -4 और कामा +5 किस वाले में है, तो माइनस जो है और प्लस का माइनस कामा प्लस जो है हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, माइनस कामा प्लस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, -4, ये तो आप समझ गए, -4, 5 द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। इतना लिख दिए सॉल्व करके। समझ गए कि नहीं समझ गए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। या तो इसी तरीके से पूछ सकता है कि -4, 5 किस पाद में है, तो आप लिख दीजिएगा द्वितीय पाद में है, कोई दिक्कत। मान लीजिए फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले आप सबसे कि कोष्टक में -6, -5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश, अब समझ जाइएगा चतुर्थांश में है, आपका क्वेश्चन देना है सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए। तो -6, -5 जो है किस चतुर्थांश में, तो चिन्ह क्या मिल रहा है आपका, चिन्ह जो है ये भी माइनस में है, आपका -6 भी माइनस में और -5, यानी अंक नहीं लेकर चलना, हमको चिन्ह ही बस लेकर चलना है। तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस किस में मिल रहा है, माइनस माइनस दोनों जो है तृतीय चतुर्थांश में मिल रहा है। तो हल करके आप लिख दीजिए तृतीय चतुर्थांश में है, आपका आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत ही इजी है, इसमें का भी क्वेश्चन पूछेगा। फिर आप सब ये भी समझ लीजिए कि, तो समझ गए हैं गाइस आप सब कि प्रथम चतुर्थांश कब होता है और द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश कब होता है, पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है। कभी कभी दे देगा 5, 5 किस चतुर्थांश में, तो आप देख सकते हैं रफ कार्य पे बता दे क्या, हम उतना दो तो बता ही दिए। मान लीजिए अगर दे देगा 5, 5 किस चतुर्थांश में है, तो आपका ये जो है ये भी प्लस में है,
और ए भी प्लस में है, सिर्फ चिन्ह को लेकर चलेंगे। तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस किस में है? प्रथम चतुर्थांश में, यानी यह प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, समझ गए आप सब? ऐसे ही आपका पता चल जाएगा प्रथम पाद के ये या प्रथम चतुर्थांश के, हाँ चतुर्थांश के, ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x अक्ष को हम क्या कहते हैं और y अक्ष को हम क्या कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम समझते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? x अक्ष को हम क्या कहते हैं? x अक्ष को हम कहते हैं कोटि। जो आपका x अक्ष होता है इसको हम कहते हैं भुज, सॉरी कोटि नहीं, भुज कहते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको हम कहते हैं भुज। और y अक्ष को आपका, ये जो x अक्ष है और y अक्ष को हम क्या कहते हैं? y अक्ष को हम कहते हैं, y अक्ष को हम कहते हैं कोटि। समझ गए? कोट। x अक्ष को हम भुज कहते हैं और y अक्ष को हम कहते हैं कोटि। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लीजिए जैसे आपका -4, 5 हो गया, इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है? ठीक है, भुज क्या है, कोटि क्या है? तो देखिए कभी भी आपका निर्देशांक दिया रहेगा ऐसे, तो ये आपका जो है x अक्ष का संख्या होता है और ये जो होता है y अक्ष का होता है। तो ये आपका भुज हो जाता है, क्योंकि x अक्ष को हम भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि। तो अगर इसमें पूछ लेगा आपका भुज क्या है या कोटि क्या है, अगर पूछ लेगा, हम समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ठीक है, -4, 5 में कोटि क्या है, क्या है? तो हम आंसर में लिख देंगे, क्या आपका हल में अगर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि आपका कोटि जो है 5 है, क्योंकि y है ना, y अक्ष का, तो 5 क्या हो जाएगा आपका? कोटि हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे आपका आंसर में, हल में लिख देंगे 5 जो है कोटि है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सब? कोटि और भुज किसे कहते हैं आप ये भी सब समझ गए कि नहीं? अब आए हम सब अगले पॉइंट में। अगर मान लीजिए कोई पूछ लेता है, अगर क्वेश्चन में ही पूछ लेता है, कोई नहीं, क्वेश्चन में ही पूछ लेता है अगर आपका कि 6, -7 में भुज क्या है, तो भुज जो हो जाएगा आपका, हम जानते हैं x अक्ष को भुज कहते हैं, यानी x अक्ष की संख्या जो हमारा यही है 6 है। पहले तो x होता है फिर कामा y होता है। ठीक है, तो x अक्ष का जो संख्या यही है, यानी भुज जो हमारा 6 है। अगर मान लीजिए यही पूछ ले कि यह किस चतुर्थांश में आता है, तो प्लस और माइनस, इस 6 का चिन्ह जो है प्लस है और 7 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में है? तो प्लस और माइनस जो है चतुर्थांश में, चतुर्थांश में है। तो हम लिख सकते हैं कि यह चतुर्थांश में है। ठीक है, समझ गए आप सब इतना? अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है आपका, उस पे आते हैं हम सब। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका, दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र। ठीक है, यानी जब भी हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना रहेगा तो यही लगाएंगे जो हम सीखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु आपका यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस बिंदु का नाम A है और इस बिंदु का नाम B है और इसका कुछ निर्देशांक भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसका समझ लीजिए हम ले लेते हैं 2, 4। इसका निर्देशांक हम ले लेते हैं 5, 6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? AB, यानी दो दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसी को कहते हैं दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो आपका जो होता है दूरी सूत्र जो होता है आपका बराबर क्या होता है? अंडर रूट में होता है, टोटल अंडर रूट में होता है। वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस क्या होता है?
फिर कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों की कि नहीं? फिर इसी का या आपका यही सूत्र इस रूप का लिख देते हैं कोई बच्चे, ताकि आप सबको वो भी सूत्र ही यही सूत्र होता है। क्या होता है? x1 यहाँ मान लीजिए ए बी की दूरी है ना, यानी दूरी हम ए बी बराबर भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर ए बी की दूरी या दूरी का सूत्र लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए बी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूरी सूत्र है, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसको पहले लिखनी है, इसको बाद में लिखे है, प्लस फिर इसको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी देखिए आपके स्कूल या कॉलेज में यह सूत्र पढ़ाया जाएगा, हम यह पढ़ाएंगे तो आप सोचेंगे सर हमको गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, इस सूत्र को सब ज़्यादा लेकर चलते हैं, इसे कम लेकर चलते हैं। तो आप भी इसी को लेकर चलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को लेकर। ठीक है, तो आपका ये हो गया दूरी का सूत्र। और देखिए यह जो होता है आपका बिंदु ए पर जो होता है निर्देशांक, आपका x1 y1 होता है, और बिंदु बी पर जो निर्देशांक होता है x2 y2 होता है, और यही मान हम क्या करते हैं? रख लेते हैं। ठीक है, तो आप मान रख कर भी सॉल्व करके देख भी सकते हैं। ठीक है, रख दें क्या हम? ठीक है, रख देते हैं। देखिए x1 का मान रखते हैं। x1 का मान क्या हमारा 2 है, क्योंकि x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है, y2 ये होता है। ठीक है, x1 का मान या तो इस पे आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या तो इस पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए x2 पहले, यानी 4 को पहले रखना, सॉरी 5 को पहले रखना पड़ता। ठीक है, तो लेकिन इसमें x1 पहले, यानी इसको हम 2 को पहले रखेंगे, तो अंडर रूट में ही रखना है, क्योंकि अंडर रूट है फार्मूले में। तो x1 क्या है आपका? x1 2 है, कोष्टक में 2 माइनस x2 क्या हमारा? x2 हमारा 5 है, 5 रख दिए, कोई दिक्कत का होल स्क्वायर, फिर प्लस कोष्टक में इस पे रख रहे हैं हम, इस वाले पर, इस वाले फार्मूले पर। y1 का मान 4 है, तो 4 माइनस y2 का मान हमारा 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 2 का। देखिए 2 में से अगर 5 घटेगा तो आपका क्या बचेगा? -3 ही बचेगा, क्योंकि 2 में से 5 नहीं, 5 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो आपका बचेगा -3 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ये आपका 4 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 4 को घटाएंगे जब आपका 2 बचेगा, लेकिन माइनस में 2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसका अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा 9, फिर प्लस आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका ये भी प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यही प्लस लगाए हैं, और फिर प्लस 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 ही हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 9 4 अंडर रूट में 13 हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमारा निकला है ए बी बराबर आपका निकला है 13 निकला है, और ये क्या जो है 13 अंडर रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आएगा, ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, समझ गए कि नहीं? इसको सॉल्व ही करके हम सब देख लिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को। ठीक है, अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर हम सबको समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो आपका एक पॉइंट और है वह है जो आपका मूल बिंदु। ठीक है गाइस, तो अगला जो आपका फार्मूला होगा, पॉइंट होगा मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु का जो सूत्र होता है, मूल बिंदु, आपका जब क्वेश्चन मिलेगा सब सूत्र आप पहचान लीजिए पहले। ठीक है, मूल बिंदु का जो फार्मूला होता है आपका होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद जो हमको समझना रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझा देंगे। ठीक है, और ये नहीं पूरा बेहतर तरीके से हम समझेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक एक जो भी कॉन्सेप्ट तो हम सीख रहे हैं फार्मूले, लेकिन जब हम क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे देखिएगा कितना धमाकेदार तरीके से हम सब करेंगे और कैसे हम सबको फार्मूले समझ में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला जो फार्मूला है वह है त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। ठीक है, तो हम लिख देते हैं त्रिभुज
का केंद्रक का सूत्र, ठीक है, केंद्रक का सूत्र, ये आपका अगला पॉइंट है। इसका सूत्र जो होगा त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र, वह क्या होता है आपका x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस x3 बटे में क्या होता है 3 होता है, फिर कामा होता है, फिर y1, फिर प्लस y2, फिर प्लस y3, फिर बटे में क्या होता है 3 होता है। यही फार्मूला होता है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा इस फार्मूले को, लेकिन जब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे अच्छे तरीके से हम समझा देंगे, ठीक है। ये आपका त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है संरेख का क्षेत्रफल, ठीक है। तो संरेख का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है। कैसे 0 होता है, मान लीजिए संरेख का, पहले हम हेडिंग डाल दे, संरेख का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। क्यों 0 होता है, मान लीजिए संरेख किसे कहते हैं, आप सबसे पहले इसको समझेंगे। तो नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए संरेख जो है आपका, यहीं पर समझा देते हैं। मान लीजिए जब कोई त्रिभुज होता है, ठीक है, 3 बिंदु होते, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ठीक है, समझ गए। तो ये 3 बिंदु होते हैं, लेकिन ये संरेख नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि सभी बिंदु सभी बिंदु एक ही रेखा पे आ जाए उसे हम कहते हैं संरेख। अभी तो एक बिंदु यहाँ पर है, इसका कुछ तो क्षेत्रफल हमारा बन रहा है। मान लीजिए कुछ दिनों के बाद ये जो है इस रूप का हो जा रहा है आपका, ये जो है इस रूप का हो जा रहा है। ये जो है ऊपर वाला ये दबते यानी क्षेत्रफल कम होते जा रहा है। कुछ दिनों के बाद जो है पूरा सीधा हो जाएगा, बिंदु एक यहाँ यहाँ, और ये जो बिंदु होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, संरेख हो गया। इसका क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ क्षेत्रफल था, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रफल था, लेकिन यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल खत्म हो चुका है। यानी कभी भी संरेख का जो होता है क्षेत्रफल 0 होता है। इतना आप सब समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम क्वेश्चन करते समय सब समझ जाएंगे, ठीक है गाइस। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो आपका अगला पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बट इसमें जो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दूसरा फार्मूला होता है। ये नहीं है जो आप 6.1 में जो पढ़े हैं त्रिभुज, जो आपका चैप्टर, उसमें आपका त्रिभुज का जो था आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई था फार्मूला। बट इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, ठीक है। इसमें जो फार्मूला आपका होता है 1/2, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बेहतर तरीके से। 1/2 कोष्टक में, बड़ा कोष्टक में आपका x1, फिर कोष्टक में क्या होता है y2 माइनस y3, फिर ठीक है, फिर प्लस x2, फिर कोष्टक में क्या होता है y3 माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस में क्या होगा, फिर प्लस में x3, फिर कोष्टक में क्या होगा y1 माइनस y2। इस फार्मूले को याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन एक ट्रिक होता है इसको याद करने के लिए। क्या ट्रिक होता है आपको समझा दे क्या, त्रिभुज का कभी भी क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आपको कह दे, निर्देशांक ज्यामिति का अगर क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आपको इस फार्मूले का एक ट्रिक हम बता देते हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ना, बट अब क्या करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिए, क्या करिए 1/2 को तो याद करना ही पड़ेगा कोष्टक में। अब क्या करिए x1 लिखिए, ठीक है, फिर कोष्टक यहाँ पर बना दीजिए छोटा सा, फिर प्लस x2 लिखिए, फिर एक कोष्टक बना दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस x3 लिखिए, फिर यहाँ पर एक कोष्टक बना दीजिए। ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब फिर y लिखिए, फिर y लिखिए, फिर y लिखिए, फिर माइनस में y लिखिए, फिर y लिखिए, फिर माइनस में y, सब में y है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए त्रिभुज के 3 ही केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए x1, उसके बाद y के बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे,
उसके y पर 3, फिर यहाँ पर x2 है, फिर 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 3 से आगे नहीं जाना, फिर 1 पे चला जाना है, फिर 1 पे आ जाएंगे। ठीक, फिर देखिए x3 है, 3 के बाद हमको फिर 1 पे आना है, तो 1 पे आएंगे, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 2। फार्मूला तैयार हो गया आपका कि नहीं हो गया, बहुत ही आसानी से फार्मूला तैयार हो गया ना त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो ऐसे ही आप फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, याद नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, ये समझ जाइएगा त्रिभुज के 3 ही होता है जो होता है। ठीक है, तो आपका x1 रहता है, x2 x3, तो x1 के बाद y2 आता है, फिर y3 आ जाता है, फिर x2 होता है, उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, तो y3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, ये नहीं कि 4 आएगा, 4 पे नहीं जाना, हमको 3 ही तक रहना है। ठीक है, समझ गए आप सब। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है आपका, तो गाइस आपका अगला पॉइंट जो है वह क्या है आपका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला। ठीक है, मध्य बिंदु, ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फार्मूले बस आप देखते जाइए, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में क्या होता है 2, फिर कामा जो होता है y1 प्लस y2, फिर बटे में क्या होता है 2 ही होता है, कोष्टक बंद। ये जो होता है मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। और अगला पॉइंट जो है आपका विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जो आपका होता है वह होता है m1 प्लस m1 x2। ठीक है, फिर प्लस m2 x1 बटे में क्या होता है आपका m1 प्लस m2 बड़ा कामा m1 y2 प्लस फिर m2 y1। ठीक, बटे में क्या होगा m1 प्लस m2। ठीक है, समझ गए। ये आपका विभाजन सूत्र होता है, इसको भी याद कर लीजिए, सब याद होना चाहिए तभी आपका सब क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है याद करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, क्यों, कैसा होता है ट्रिक, तो देखिए आप सब क्वेश्चन हम करेंगे सब बताएंगे, पहले इस सूत्र को आप सब लोग देख लीजिए। ठीक है, फार्मूले को देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो आपका 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, कि आप सब के लिए और बेहतर तैयारी हम करा सकें, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सभी सब्जेक्ट बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कंफर्म है हिंदी का भी और जो है इंग्लिश का भी और साइंस का भी हम पूरा बेहतर से बेहतर तैयारी करवाएंगे। बट आप लोग सपोर्ट कर देंगे तब, अगर देखिए सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैथ की तैयारी करवाकर हम चले जाएंगे यूट्यूब को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से कम आप देख सकते हैं, बहुत दिनों से आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे कितना भी बेहतर आप सबके लिए हम वीडियो दे ही ना दे कितना बेहतर दें, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए मेरा लास्ट डिसीजन है, इस साल अगर आप लोग सपोर्ट कर दिए तब आप सबके लिए हम तो कुछ करेंगे, और आप सबके जो भाई बहन हैं उनके लिए आगे की पढ़ाई तो कंटिन्यू रहेगी। बट आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेट होकर छोड़कर चले जाएंगे आप सबको। ठीक है, बट आप लोग को ये जो कंप्लीट है पूरा कंप्लीट कराना है, जो क्या है आपका मैथ तो पूरा कंप्लीट कराना है। आप सपोर्ट करिए या मत करिए, हम उठा लिए हैं बुक को तो पूरा कंप्लीट सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, बट अन्य सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करा सकते अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो पर लाइक नहीं करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे, कम से हर एक बच्चे से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे तो कैसे सपोर्ट आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो कम से कम सपोर्ट करिए हमारा, आप सबके लिए बेहतर तैयारी करा सकें, हर सब्जेक्ट को लेकर 2025 में अच्छे मार्क्स लाना है हम सबको। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, प्रश्नावली 7.1 के साथ मिलेंगे।